सो हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम प्रैक्टिस सेट आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 7 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। यदि किसी कारणवश आपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो उसका प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग जाइएगा सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको आपको लास्ट तक देखना है। दोस्तों इसकी आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों जो हर्षवर्धन थे इसके राज्यसभा कवि कौन थे, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जयदेव है, बाणभट्ट है, चंद्रभद्राई है और विल्हन है। तो आप सभी को ध्यान रखना होगा, जो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे वो थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के कौन थे? राज्यसभा कवि थे। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें बाणभट्ट की, तो ये क्या थे? तो संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, किस क्या थे? संस्कृत के क्या थे? विद्वान थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, संस्कृत के विद्वान थे। और उन्होंने दोस्तों क्या किया था, जो बाणभट्ट है इन्होंने हर्षचरित लिखा था। किसने? हर्षचरित। हर्षचरित जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एवं कादम्बरी। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखा है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों हम बात करें कि जयदेव, दोस्तों कौन थे जयदेव? तो जो जयदेव है दोस्तों, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो गीत गोविंद। जो गीत गोविंद है ना, गीत गोविंद, वो कौन लिखे हैं? जयदेव लिखे हैं गीत गोविंद। ठीक है, और दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वीराज रासो, जो जो पृथ्वीराज चंद्रभद्राई है, ये कौन हो जाएंगे? तो पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के राज कवि हो जाएंगे। कौन सा? चंद्रभद्राई हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है। और चंद्रभद्राई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था कि पृथ्वी राज रासो जो है ना, ये चंद्रभद्राई द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे हो जाएगा। और दोस्तों जयदेव जो है ना, ये क्या थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो आप तो ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को। कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों शेरशाह सूरी जो है ना, बहुत ही महान शासक थे बिहार के। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो आप तो ध्यान रखेंगे, ये सासाराम में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे? सासाराम में स्थित है, जो बिहार के सासाराम है, वहीं पे शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है दोस्तों, शेरशाह ने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण जो है ना, वो सोन नदी के तट पे किया था। कहाँ पे? सोन नदी के तट पे किया था, अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। और यह मकबरा जो है ना, ये अष्टकोणीय है। किस प्रकार का मकबरा? तो अष्टकोणीय मकबरा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। जो शेरशाह का मकबरा है किस प्रकार का है? अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है, और ये झील के बीच में निर्मित है। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी के समय में क्या होता है ना, एक भूमि मापने के लिए एक जो पद्धति थी उसका नाम था गज सिकंदरी। ठीक है, कौन सा? गज ए सिकंदरी जो पद्धति थी, गज ए सिकंदरी, वो शेरशाह सूरी के समय ही मतलब की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ये सिकंदर लोधी के द्वारा जाना, इसकी शुरुआत की गई थी गज ए सिकंदरी की। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर जाएंगे? सासाराम में स्थित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम कुछ इंपॉर्टेंट मकबरे की बात करते हैं, जैसे कि बाबर का मकबरा आपसे पूछा जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा जो बाबर का मकबरा है ना, वो कहाँ पे? काबुल में स्थित है। कहाँ पे? काबुल में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा आपके पास कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। साथ ही आप देखेंगे अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो अकबर का मकबरा हो जाएगा पास सिकंदरा में। ठीक है, कहाँ पे? सिकंदरा में अकबर का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, जो सिकंदर कहाँ पे? यूपी के आगरा में है। और दोस्तों हम बात करें जहांगीर का, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे हो जाएगा? तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों हो जाएगा आपके पास तो शहादरा में। कहाँ पे? शहादरा जो लाहौर में पड़ता है, वहाँ पे जहांगीर का मकबरा हो जाएगा। साथ ही शाहजहां का मकबरा आपको सही पता है, शाहजहां का मकबरा कहाँ होगा? तो आगरा में। कहाँ पे? आगरा में शाहजहां का मकबरा है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? तो औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा आपके पास था औरंगाबाद में, औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, और सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना
होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि मई 1857 में डैश में नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों 1857 क्रांति का आपने पढ़ा होगा, जिसमें नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल थे, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। वो कौन था? अवध से किया था। कहाँ से? अवध से किया था। दोस्तों आपको पता है कि 1857 क्रांति में जो बेगम हजरत महल है ना, ये कहाँ से नेतृत्व की थी? अवध से की थी।
अगला सवाल कह रहा है कि उस युग्म का चयन करें जो सम्मिलित नहीं है, मरुस्थल और उसकी स्थिति। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 ऑप्शन सही नहीं होगा। आपको वही चूज़ करना है जो सही नहीं है, ठीक है? देखिए दोस्तों, पहला कह रहा है ऑप्शन आपके पास कलाहारी मरुस्थल भारत में है क्या? दूसरा आपके पास है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ना, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही है। अगला हमारे पास है कि पेंटागोनियन मरुस्थल ये अर्जेंटीना में, ये भी बातें बिल्कुल सही है। जो गोनियन मरुस्थल है ना, ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। और तीसरा हमारे पास है कि सहारा मरुस्थल, ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। ये भी सही है दोस्तों। जब तीनों सही हो चुके हैं तो इसका मतलब पहला जो है वो कथन गलत दे रखा है, तो पहला कथन यहाँ पे क्या है? गलत दे रखा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कलाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये आपके कहाँ हो जाएंगे? तो बोत्सवाना में। कहाँ पे? बोत्सवाना में आपके क्या हो जाएंगे? कलाहारी मरुस्थल हो जाएंगे। और बोत्सवाना कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपके मध्य अफ्रीका का देश है। मध्य अफ्रीका का देश है कौन सा? बोत्सवाना। वहीं पे आपके क्या होंगे? कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि भाखा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास है कि भाखा नंगल बांध जो है ना वो किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, जो सतलुज नदी है ना इसी पे क्या है? तो भाखा नंगल जो डैम है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो बांध है, जैसे कि टिहरी बांध की दोस्तों हम बात करें, कौन सा? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो टिहरी बांध है दोस्तों ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी डैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा दोस्तों हीराकुंड बांध की हम बात करें, इंपॉर्टेंट बांध है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित हो जाएगा? तो ये महानदी पर स्थित हो जाएगा। कौन सा? हीराकुंड बांध। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सलाल बांध कहाँ पे है? तो सलाल बांध दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? तो सलाल बांध दोस्तों हम बात करें तो ये चिनाब नदी पर हो जाएगा। कौन सा? सलाल बांध। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं सभी को आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी लिए होगा दोस्तों। उड़ी उड़ी बांध की हम बात करेंगे तो उड़ी बांध कहाँ हो जाएगा? तो झेलम नदी पर कौन हो जाएगा? उड़ी बांध हो जाएगा। कहाँ पे? झेलम नदी पर उड़ी बांध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि बगलिहार बांध कहाँ पे है? तो बगलिहार परियोजना जो है बगलिहार, ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपके चिनाब नदी पर हो जाएगा। कहाँ पे? चिनाब नदी पर बगलिहार देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक लास्ट हमारे पास है नागार्जुन सागर डैम जो है ना, ये कहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा देखने के लिए? तो ये आपके पास कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को भी आपको देखना होगा। देखिए जितना भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं ना, उन सभी को आपको एक कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है। ठीक है, तब जाके आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जब, तो यहाँ से आप वहाँ पे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोला गया था? तो दोस्तों असम में सबसे पहला तेल कुआं जो खोला गया था, ये कहाँ था? असम के डिगबोई में। आपने सुना होगा असम के डिगबोई जो नगर असम राज्य की जो है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तेल नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? तेल नगरी के नाम से जानते हैं। असम के डिगबोई में ही असम में सबसे पहला तेल कुआं खोला गया था। ठीक है, और दोस्तों ये असम के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। जो असम में तिनसुकिया जिले है ना, उसी के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। कौन सा? असम का डिगबोई। ठीक है, और दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जो खनिज तेल का कुआं खोदा गया था वो ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। इस बात को ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें कि वर्ष 1901 में क्या हुआ था, तो वर्ष 1901 में असम यानी डिगबोई में ही एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई थी। ठीक है, जो प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई थी ना, एशिया या भारत की हम बात करें तो कहाँ पे ही? तो असम के डिगबोई में ही शुरू की गई थी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? दोस्तों जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, इसके सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो आप ध्यान रखेंगे वो थे माल्थस। कौन थे? माल्थस जो वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या जो है ना दोगुनी रफ्तार यानी गुणोत्तर श्रेणी में से बढ़ती है, जबकि संसाधन में समान गति समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। यानी कि जनसंख्या होती है ना, जनसंख्या मार्कस के अनुसार जनसंख्या होती है ना, वो क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। किसी में? गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। ये आपके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों हम नेक्स्ट के बात करें संसाधन में क्या होता है। संसाधन जो बढ़ते हैं दोस्तों वो समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। क्या होते हैं? समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। ये कथन किसका कहा गया है? ये माल्थस का कहा गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मार्था के अनुसार जो है ना प्रत्येक 25 वर्ष पे जो है प्रत्येक प्रत्येक 25 वर्ष पर जनसंख्या क्या होती है? वो दुगुनी हो जाती है। प्रत्येक 25 वर्ष पे क्या होती है जनसंख्या? वो होती है दोगुनी। किसके अनुसार? तो माल्थस के अनुसार। अगला सवाल कह रहा है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना
डैश द्वारा समझा जा सकता है। दोस्तों किसी रॉकेट का उड़ान भरना यानी किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो ये संवेग का संरक्षण सिद्धांत पे जो है ना कोई भी रॉकेट क्या होता है उड़ान भरता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से गलत मिलान यानी जोड़ों को ज्ञात कीजिए। तांबा है कॉपर जी, तांबा Cu बिल्कुल सही है, कॉपर सोना Au सही है। पारा Mg होता है क्या दोस्तों? पारा जो होता है Hg होता है, ठीक है। प्लेटिनियम Pt हो या चांदी Ag ये भी सही है। तो दोस्तों कहा है कि कौन सा जोड़ा सही दे रखा है? तो पहला तो सही हमारे पास है, ए और बी सही है, और सी सही है क्या? सी यहाँ पे सही नहीं है, तो सी गलत हो, जहाँ जहाँ सी हो वहाँ पर गलत कर दीजिए। बाकी 15 का ऑप्शन सी यहाँ पे सही जो। एक सेकंड दोस्तों फिर से देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है कि गलत, ओ सॉरी, गलत मिलान कहा है दोस्तों, गलत मिलान तो केवल देखिए यहाँ पे ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। प्लेटिनम सही है, पीटी चांदी सही है, एजी कॉपर Cu सही है, और सोना ए सही है, ठीक है। लेकिन गलती क्या है? तो केवल जो है यहाँ पे ये गलती है, क्या है गलती? तो केवल पारा गलती है। पारा क्या होता है? Hg होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। हमको यहाँ पे गलत चूज करना था, हमने गलत नहीं देखा था इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि सेरिकल्चर का शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो सेरिकल्चर हमारे पास है, ये शब्द जो है सेरिकल्चर, इसमें क्या होता है? तो आप ध्यान रखेंगे रेशम की खेती संबंधित है। कौन सा? सेरिकल्चर। क्या होता है? सेरिकल्चर जो है ना वो रेशम की खेती से क्या है यहाँ पे संबंधित है, ठीक है। दोस्तों मछली पालन की दोस्तों बात करें, जो पीसी कल्चर होता है ना, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर में हम क्या करते हैं? मछलियों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और दोस्तों पक्षी पालन जो होती है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एविकल्चर। क्या बोलते हैं? एविकल्चर। एविकल्चर जो होता है ये क्या होते हैं? पक्षियों का जो है पालन करना सॉरी, एविकल्चर कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें अगर कि मधुमक्खी पालन, दोस्तों ये क्या होता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या करते हैं हम लोग? तो मधुमक्खी का पालन करते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। क्या है कि साइनोकोबाल्बिन डैश विटामिन का मानव निर्मित स्रोत है? दोस्तों साइनोकोबाल्बिन जो है ना विटामिन B12 क्या होता है? एक मानव निर्मित स्रोत होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्बिन कहते हैं। अगर दोस्तों हम विटामिन B6 की हम बात करें, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। क्या होगा? पायरोडॉक्सिन जो होता है वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। उसमें विटामिन B1 जो होता है क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन जो है विटामिन B1 होता है। और विटामिन B2 की हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन जो होता है ना विटामिन B2 होता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो और विटामिन B12 क्या होता है? साइनोकोबाल्बिन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा दोस्तों। एक होता है B5, ठीक है। ये क्या होता है? पेंटोथोनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल होता है विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहें कि मई 2024 में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? तो मई 2024 में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक का नाम अनावरण किया गया था। इसका नाम दोस्तों क्या था? तो इसका नाम था FWD 200B। क्या था? FWD 200B इसका नाम था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मई 2024 में भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मई 2024 में भारत का पहला जो वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप है, ये जो कंपनी लॉन्च की है उस कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? तो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दोस्तों आज ये जो जीके का लास्ट सवाल हमारे पास होगा कि मई 2024 में किसने HDFC लाइफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मई 2024 में किसे HDFC लाइफ जो है ना इसका नया अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों किसे बनाया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे केकी मिस्त्री को जो है ना HDFC का नया जो है अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस हमने आप सभी के लिए जो जीके के जो 20 प्रश्न थे उसको हमने कवर कर दिया है। अब हम 20% जो मैथ्स के उसको हम कवर करने की और बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं मैथ्स को। ये दोस्तों आपके पास एक क्या है? सिंप्लीफिकेशन है। आप लोग इसे उम्मीद करते हैं कि बना लेंगे, फिर भी आपको हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आपसे पहले हम बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए 72 यहाँ दोस्तों होगा, ठीक है। 27 है, 27 माइनस होगा। आप देखेंगे यहाँ पे 9×5 = 45 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 42 में से 10 कितना 32 बचेगा, और 32 में से 35 कटेगा 3 बचेगा, 27 में 3 कटेगा कितना बचेगा 24 बचेगा, और 24 में जब 72 करेंगे तो कितना होगा 24 या 72, 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप मौखिक भी इसे कर सकते हैं, इतना ईजी ये सवाल यहाँ पे है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यदि 2x - 3y
बराबर -1 है तो x बटे x प्लस वाई बराबर 7/12 तो 2x वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कीजिए x और y का वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे क्या दे रखा है, x बटे x प्लस वाई दे रखा है ना, बराबर 7/12 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 12x हो जाएगा बराबर 7x प्लस कितना होगा 7y हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इस x किधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा बराबर 7y हो जाएगा। इसका मतलब y x और y का जो रेशियो हमारे पास है वो 7:5 का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आप 2xy का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 2x वैल्यू कितनी हमारे पास है 5, 7 इंटू 5, तो 7 जब 5 कितना 70, यानी कि 70 इसका आंसर कुछ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला सवाल कह रहा है कि √75 प्लस √363 बराबर √n है, तो n का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो देखिए दोनों तरफ आप क्या कीजिए ना, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, आप क्या हो जाएगा, देखिए √75 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में कितना करेंगे, √363 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे बराबर √n का क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर दोस्तों कर देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपसे तोड़ने की कोशिश कीजिए, तो √75 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस √363 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2ab, तो 2 √75 गुना बी कितना है √363 बराबर कितना हो जाएगा √n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कितना स्क्वायर करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा 75 आएगा ना, प्लस 363 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में कितना हो जाएगा 2 गुना 5√3 गुना 11√3 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का स्क्वायर करेंगे तो n बचेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों सभी कर देंगे तो 438 प्लस कितना होगा 330 हो जाएगा बराबर n हो जाएगा। आप दोनों को जोड़ दीजिए कितना बचेगा, जोड़ने के बाद कितना 768 हो जाएगा, जो कहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने इसे बना लिया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, यदि आपने नहीं समझा है तो फिर से देख लीजिएगा, बाकी इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है, उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए, कितना प्रतिशत लाभ उन्होंने अर्जित किया है। देखिए उसको मानते हैं सी बी कितना हमारे पास है 100 है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करता है ना 25% के क्या अधिक अंकित करता है, यानी एमआरपी दोस्तों कितना हमारे पास हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट हो जाएगा। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी दुकान वाला छूट देगा ना तो वो आपको एमआरपी पर ही छूट देगा, तो हम एमआरपी छूट देते कितना 12% छूट यहाँ पर दे रहा है दोस्तों, 12% छूट जो देगा एमआरपी पर 125 माइनस कितना 125 गुना 12% हो जाएगा ना। ठीक है, या आप 88% निकाल दीजिए या 12% निकाल दीजिए, बात सही है वही है जाएगा, ये कितना 110 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि देखिए आप जो हमको लाभ हानि होता है किस पे होता है, क्रेमूल पे होता है। हमारे पास क्रेमूल 100 रुपये था, ठीक है, और हमारे पास अभी छूट देने के बाद कितना हो गया 110 रुपये हो चुका है। तो अब क्या हो रहा है, आप कोई चीज़ आपके पास 100 रुपये है, आप उसे 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपके पास क्या हुआ तो 10% की यहाँ पे क्या हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको होने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी है, ठीक है, और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया है। ठीक है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि हम मान लेते हैं कि प्रत्येक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है हमारे पास है वो कितना है x मान लेते हैं। ठीक है, x है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जब x माने प्रत्येक कुर्सी का दाम x है, ठीक है, इसका मतलब 25 कुर्सी जो हम खरीदे हैं 25 कुर्सी चेयर, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा ना। बिल्कुल सिंपल सी बात, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, यानी कि लाभ बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 5 कुर्सियों के जो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कुछ सवाल में क्या है कि 25 कुर्सियों का दाम कितना है 37,500 रुपये है, तो यानी कि 25 चेयर का दाम कितना हो जाएगा, तो 37,000 कितना 500 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इतना कुर्सियों बेचने पर उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालने के क्या करेंगे, यहाँ पे 25x जो हम यहाँ पे रखे हैं माइनस कितना हो जाएगा, तो 37,500 और बराबर कितना हो जाएगा तो
5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपके पास 1875 रुपये x की वैल्यू हो जाएगी। और हमने x क्या माना था, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य माना था, यानी कि एक वस्तु एक कुर्सी का विक्रय मूल्य माना था। तो कितना हो गया हमारे पास, तो x की वैल्यू 1875 आ चुकी है। इसका मतलब आंसर कितना होगा, 1875 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। क्या है कि इनमें से कौन सा बेहतर छूट दे रखा है। तो पहला छूट 10% है और 20% की कार्मिक छूट दे रखी है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, ये कितना 80 हो जाएगा। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 9 72, यानी 72% की यहाँ पे छूट मिल रही है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये कितना 80% यहाँ पे हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए कितना, ये भी 72% का छूट मिल रहा है। यानी कि आप देखिए पहला छूट 72% का है, दूसरा भी क्या है 72% का है, यानी कि जो दोनों छूट है क्या है, दोनों समान है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यानी कि रोहन है, ठीक है, रोहन है प्लस में रोहित है, रोहित है, दोनों क्या कर सकता है, 10 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है। जबकि रोहन उसी काम को अकेला, जबकि रोहन दोस्तों है ना, वो 15 दिन में अकेला काम कर सकता है। हम टोटल काम निकाल सकते हैं, 30 यहाँ पे हो जाएगा, ये 10 या 30 होगा, यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रोहित का काम, एक का काम दो दो है एफिशिएंसी। इसका मतलब जब रोहित और रोहन और रोहित मिला करके दोस्तों जब 3 है, और जब रोहन अकेले 2 है, इसका मतलब रोहित 1 होगा, होगा ना, तब ना जाकर 2 1 3 हो गया यहाँ पे। तो रोहित की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 1 हो चुकी है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि रोहित अकेला उसी काम को कितने में करेगा। दोस्तों काम हमारे पास कितना है, टोटल काम हमारे पास 30 है, और रोहित की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। 1 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 30 दिन, यानी कि 30 दिन में क्या करेगा रोहित, जो है उस काम को कंप्लीट कर देगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि 20 व्यक्ति किसी काम को जो है ना 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन के बाद 8 व्यक्ति ने उस कार्य को छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है दोस्तों। देखिए 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिन में कर सकता है, तो 20 गुना क्या होगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, कर सकता है। फिर कहता है कि देखिए के बाद, तो यह 20 गुना 8 तो रहेगा ना। 8 दिन के बाद दोस्तों क्या हो रहा है कि 8 व्यक्ति ने कार्य छोड़ दिया, तो बचा कितना काम दोस्तों, 20 व्यक्ति पहले था हमारे पास, 8 व्यक्ति ने काम छोड़ चुका है। अब कितना बचा हमारे पास, 12 व्यक्ति बचा है, तो गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन तक, तो के दिन तक, एक्स दिन तक निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, 250 बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। तो ये 250 में से 160 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, तो 90 बचेगा, और 90 बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 के हो जाएगा। और के की वैल्यू जहाँ से निकालेंगे तो 90 बटे कितना होगा, 12 होगा। तो आपसे जब डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास 7.5 दिन आएगा, जो 7.5 दिन ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला सवाल क्या है कि 20 महिलाएं एक एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। यानी कि 20 महिलाएं एक कार्य को क्या कर सकती है, 15 दिन में पूरा कर सकती है, बराबर 16 पुरुष, यानी कि 16 मेल जो है ना उसको 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात, यानी कि उसकी एफिशिएंसी पूछा है कितना होगा। देखिए 15 से 15 कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये कितना होगा, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, यानी कि डब्ल्यू और एम, डब्ल्यू कितना हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। क्या पूछा है हमसे दोस्तों, पूछा है कि पहले कौन सा है, पुरुष है, तो पुरुष दोस्तों कितना है, 5 है, और महिला कितनी है, 4, तो 5 और 4 जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। ठीक है, यदि उनकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या होगी। तो दोस्तों ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रमन की आय कितनी हमारे पास है, 45,000 रमन की क्या है हमारे पास, तो आय है। पहला कंडीशन क्या कह रहा है हमारे पास, कि कह रहा है दोस्तों कि वो अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। ठीक है दोस्तों, 12.5% बचत करता है, यानी कि इसका आप 12.5% निकालोगे तो कितना आपके पास बचेगा दोस्तों, आपके पास बचेगा कितना, 5,625 रुपये बचेगा, जो रमन जो है ना वो क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, तो जानिए दोस्तों इतना बचत करता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप बचत कितना किया एक्चुअल में दोस्तों, तो 45,000 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, तो 5625 रुपये हुआ। इतना खर्च किया ना, ये बचत हुआ, तो खर्च कितना किया, तो यहाँ पर खर्च लिखेंगे ना, व्यय, यानी खर्च कितना किया दोस्तों, खर्च कितना किया उन्होंने, तो आपके पास 39,000
₹375 इन्होंने क्या-क्या खर्च कर चुका है अभी तक। यानी कि जब इसके पास ₹45,000 था, तो इन्होंने क्या-क्या साढ़े 12% की बचत किया है। इसका मतलब खर्च कितना किया है? ₹39,375 क्या-क्या उन्होंने खर्च कर दिया है। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि इसकी आय में 18% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है? तो वृद्धि होने के बाद दोस्तों क्या होगी? रमन की आय, तो रमन की आय क्या होगी? वृद्धि होने के बाद हम देखेंगे तो 45,000 पहले था, ठीक है? जब वृद्धि हुई 18% की, तो 18% हो जाएगा ना? ठीक है? कितनी होगी दोस्तों? 53,100 हो जाएगी यहाँ पे वृद्धि होने के बाद। अब कह रहा है कि और व्यय में 20% की वृद्धि हो गई। यानी पहले जितना व्यय था ना, उसमें क्या हो रही है? 20% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। दोस्तों यहाँ पे व्यय क्या हो जाएगा आपके पास? तो इसकी जो व्यय हो जाएगा दोस्तों 39,000 जो हमारे पास था 375 था, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? तो 20% की क्या हो रही है यहाँ पे? वृद्धि हो रही है। आप देखिए यहाँ व्यय है ना हमारे पास कितना 39,375, इसी में से दोस्तों क्या हो रहा है कि 20% की यहाँ पे व्यय हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों कितना हो गया? 47,000 कितना 250 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, अब इसकी बचत कितनी हो जाएगी? तो 53,100 में से 47,250 घटा देंगे, तो आपके पास कितना होगी? 5850 की दोस्तों क्या यहाँ पे इसकी बचत हो जाएगी, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो इसकी बचत में क्या हुई है? तो दोस्तों बचत में क्या हो रही है? तो पहले बचत कितना था? पहले बचत हमारे पास था 5625 था। अब दोस्तों बचत कितना है? 5850 हो रहा है। तो कितनी बचत में वृद्धि हो रही थी? 25 कितना बचेगा? बताइए तो 225, यानी 225 की जो क्या है यहाँ पे बचत में वृद्धि हो जाएगी। तो देखेंगे आप ऑप्शन नंबर जो सी है, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% क्या है यहाँ पे दोस्तों दोषपूर्ण थे, और शेष खिलौने में से 25% क्या है खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है, तो बनाए गए खिलौने की मूल संख्या कितनी थी? दोस्तों मान लीजिए कि मूल संख्या कितनी थी? x थी, ठीक है? देखिए ये सही है स्थिति, तो इसका मतलब ये हम सही सही को ले चलेंगे। यदि 20% खराब है, इसका मतलब क्या 80% सही है ना? ठीक है। यदि दोस्तों 25% खराब है, इसका मतलब 75% सही है ना? यही सही होने के बाद ना इसकी वैल्यू 4800 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4800 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे कितना कट जाएगा आपके पास, तो ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है? 8 से दोस्तों 8 छः 48, 600 बार में कट जाएगा ये, ठीक है? तो और 25 या 75, 25 चौके 100, ठीक है? और 3 दूनी 6, 200 हो जाएगा, ठीक है? ये 4 4 दूनी 8, यानी कि 8 और 8 का कितना हो जाएगा? 8000 इसकी हो जाएगा। अब 8000 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि यदि x की या y की आय से 40% कम है, यानी x की आय जो है ना y की जैसे x की आय y की आय से 40% कम है, यानी y 100 है, तो इसका मतलब x कितनी है? 60 है ना? अब क्या कह रहा है, इसको आप काट दीजिए 20 या 60, 20 पंचे 100, ठीक है? अब कह रहा है तो y की आय x की आय से लगभग कितने अधिक है दोस्तों? कितना अधिक है? 2 है। किसकी आय से? x की आय से। x कितनी है? 3 है, बटे 100 कर दीजिएगा। तो 200 बटे 3 कितना होता है? 200 बटे 3 कितना होता है दोस्तों? 66 पूर्णांक जो है 67 होता है, जो ऑप्शन नंबर आपके पास कहाँ दे रखा है देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा? दोस्तों वर्गाकार जब चक्कर लगेगा पूरा चक्कर, तो इसके परिमाप के बराबर जो है ना वो क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। दोस्तों y की एक भुजा 38 मीटर दे रखी है, तो परिमाप क्या होता है? 4a होता है। तो 38 गुना 4 क्या होगा? इसकी क्या होगी? टोटल जो है कि दूरी हो जाएगी। तो दोस्तों कितना हो जाएगा पास? तो 152 यहाँ पे मीटर इसकी कंप्लीट दूरी हो जाएगी, ठीक है? कह रहा है कि अतः लड़के की वर्गाकार जो है ना एक पूरा चक्कर लगाने में समय कितना हो जाएगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4 होता है। दूरी हमारे पास कितना है? 152, और 4 दोस्तों कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसको आप क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सेकंड में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे? 6 गुना 5 बटे 18, 18 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है? जैसे आप काट पट लीजिएगा दोस्तों, तो कितना आपके पास होगा? 91.2 सेकंड है। इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला सवाल कह रहा है कि रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए दोस्तों, औसत चाल क्या होती है ना? औसत चाल बराबर होता है कि कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो हमारे पास कितना दे रखा है? 68.3, ये क्या हुआ? चाल हुआ। चाल दूरी बटे समय होता है, तो कुल दूरी कितना है हमारे पास? तो गया आया तो कितना हो गया? इधर से गया डी से, उधर से गया डी से, कितना हो गया? 2d हो गया ना, तो 2d। अब बटे दोस्तों कितना हमारे पास समय है? तो यहाँ पे 4 घंटे का समय लगता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप करोगे तो डी का वैल्यू कितना आपके पास हो जाएगा? तो डी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1
36.6 किलोमीटर आपके पास आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय की है और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय की है। उसने कितनी दूरी पैदल तय की है दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानते हैं कि हम लोग की पैदल जो चला है दोस्तों, कितना चला है? x किलोमीटर जो है ना उन्होंने पैदल चला है, ठीक है? तो आप देखिए टोटल दोस्तों कितना हमारे पास समय दे रखा है, कितना? 9 घंटे। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर हुआ दूरी बटे 4। दूरी हम कितना माने हैं पैदल से? x बटे 4 कितना है हमारे पास? तो 4 घंटा। देखा है 4 घंटे पैदल चलता है तो 4, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है ना 61 किलोमीटर जो हम टोटल दूरी तय की है, इसमें तो कुछ पैदल चला होगा, तो हम मानते 61, हम पैदल कितना चला होगा जो है x मान लेते हैं, ठीक है। बटे कितने घंटे में? 9 घंटे में, यहाँ पे 9 घंटे। तो यहाँ दोस्तों आप x की वैल्यू निकालोगे ना, वो आपके पास कितने आएगी? 16 किलोमीटर इसका आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों की प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उनमें से 3 की प्राप्तांकों का औसत जो है ना वो कितनी है? 41 है। शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए कक्षा में कितने छात्र हैं? 5 छात्रों के प्राप्तांक का औसत कितना है? 39.20 है। दोस्तों योग कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 5 गुना 39.20, ये कितना होगा? जो पूरा हो योग हो जाएगा। आप करेंगे कितना होगा? 196 आ जाएगा। अब कह रहा है कि उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, यानी 3 का कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। आप इसे करेंगे कितना आपके पास हो जाएगा? तो 123 यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहा है कि शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों दोनों क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए, कितना आपके पास आएगा? तो 196 माइनस 123 अब बटे कितना होगा? 2। देखिए आप करेंगे तो आपके पास आएगा 36.5, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला सवाल क्या रहा है कि 3 मित्रों की औसत आयु का माध्य कितना है दोस्तों? तो 22 है, यानी कि योग कितना हो जाएगा? तो दोस्तों अब योग कितना? 22 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 4 मित्रों का आयु कितना है? 24 है, यानी 24 गुना कितना होगा? 4, यानी कितना होगा? 96 हो जाएगा। तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए दोस्तों। चौथे मित्र की आयु ज्ञात कर दीजिए, सिंपल सी बात है, आप इसको माइनस कर दीजिए। तो आप माइनस कर दोगे ना तो कितना आपके पास होगा? 30 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है ना 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 औसत अंक प्राप्त किए थे। समग्र औसत 13.1 थी, तो कक्षा में छात्र कुल संख्या कितनी थी? यानी कि 28 को लड़का है, ठीक है, और कुछ लड़कियां हमको पता नहीं है। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत है वो कितना है? 12.5% का है, और लड़कियों से कितना है? 14.5% का उन्होंने औसत प्राप्त किया है। और पूरा ओवरऑल औसत कितना है एवरेज? तो 13.1 जो है यहाँ पे एवरेज देखा पूरे क्लास का। तो कक्षा में कह रहा है कि छात्रों की कुल छात्रा यानी कि लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है? x मान लेते हैं, ठीक है, x है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात करें अगर, तो टोटल कितना हमारे पास होगा? 13.1 क्या है? पूरा कुल है, ठीक है। इसी में क्या है ना 28 गुना कितना कर देंगे? 12.5, ये लड़कों का निकल गया, ठीक है। अब प्लस में दोस्तों क्या हो जाएगा पास? तो x क्या है? लड़कियों का कितना? 14.5 है, और बटे कितना टोटल हो जाएगा दोस्तों? टोटल कितना? 28 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आपके पास आएगा? x की वैल्यू 12 होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने x किसको माना है? लड़कियों को माना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या? छात्रों की कुल संख्या, यानी कि लड़का प्लस लड़की दोनों पूछा जा रहा है दोस्तों। तो लड़का हमको पता है कि 28 पहले से है और लड़कियां 12 है, तो 28 प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आपके पास 40 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हुए सवाल की ओर। कह रहा है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है और 5 वर्ष बाद क्यू की आयु 45 वर्ष होगी। 6 वर्ष पहले पी की आयु कितनी थी? देखिए पी और क्यू का जो है ना दोस्तों, आपके पास जो इसकी जो आयु है यानी कि एज है, उसकी रेशियो कितनी है? 5:8 का रेशियो यहाँ पे दे रखा है। क्या कि 5 वर्ष के बाद क्यू की आयु कितनी होगी? 45 वर्ष की हो जाएगी। कौन? क्यू जो है 5 वर्ष के बाद क्या होगा? तो 45 वर्ष की हो जाएगी। तो वर्तमान में हम मान लेते हैं कि क्यू की वर्तमान आयु कितनी है? तो एक्स वर्ष है, ठीक है। कितनी है? एक्स वर्ष है। तो 5 वर्ष का कितना होगा? एक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगा ना। तो इसी के दोस्तों कह रहा है कि एक्स प्लस 5 वर्ष के बाद कितना है? 45 वर्ष है। तो यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी ना, ठीक है। अब एक्स की जब 40 हो जाएगी तो ये इसी वैल्यू 40 हो जाएगी। कितना गुना है? 5 गुना। इसको हम 5 गुना करेंगे कितना होगा? 25 25 हो जाएगा, हो जाएगा ना।
इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ ना, ये दोस्तों आपके पास 5 वर्ष पहले की डाटा हमारे पास आ चुका है, x बराबर 40 आ चुका है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि p की आयु कितनी है, तो 6 वर्ष पहले p की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष पहले की p की आयु कितनी हो जाएगी, तो देखिए p अब बटा कितना 40 हो जाएगा, होगा ना, अब बराबर कितना 5/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 पंचे 40 और हाँ, तो पी के लिए कितने बचे 25, 25 हो जाएगा, कितना 6 वर्ष पहले का ना, 6 वर्ष पहले घटा दीजिए, तो 25 में जब हम 6 घटा देंगे कितना बचेगा 19 बचेगा, तो 19 क्या आपके पास, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, कह रहा है कि पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, यदि इनके आयु का योग 27 है तो क्यू की आयु कितनी होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों, हम मान लेते हैं क्यू की आयु कितनी है, तो एक्स वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि पी जो है ना, पी वो क्या है, तो क्यू से पी क्यू से 2 बस बड़ा है, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या है कि आर की आयु जो है ना वो क्या है आपके पास, तो आर जो है क्यू वो आर से 4 बस छोटा है, यानी क्यू जब आर से 4 बस छोटा है, आर जो है ना क्यू से क्या होगा 4 बस बड़ा होगा, तो एक्स प्लस क्या होगा 4 हो जाएगा, और इसी का योग दोस्तों कितना है 27 दे रखा है, तो यहाँ पे 3x+6 हो जाएगा, यहाँ पे 3x+6 बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 होगा ना, 21, तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो 7 यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमने आप सभी के लिए जो है ना 20 जो मैथ्स क्वेश्चन थे इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है, और हम बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। कह रहा है कि चालक चौक जो है ब्लैक बोर्ड सम्मिलित है, उस प्रकार से कौन किससे सम्मिलित हो जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, जिस प्रकार से आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं चौक का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से कागज पर लिखने के लिए हम क्या करेंगे स्याही का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो समूह है इसी ये इससे सम्मिलित है, तो इससे क्या सम्मिलित होगा, आप देखेंगे ध्यान से, तो लेटर यहाँ पे उल्टा लिखा गया RET ऐसे करके, उसको यहाँ पे देखेंगे तो हम TCE, TC कहाँ पे इसमें है क्या, नहीं TC है नहीं, तो TCELES कहाँ लिखा हुआ है TCLES, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर, कह रहा है कि उस विकल्प को चयन कीजिए जो सी से ठीक उसी तरह संबंधित है, जैसे आकृति बी आकृति ए से संबंधित है, यानी कि ये ऐसे किससे संबंधित होगा, तो आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 भुजा है, इसमें 5 भुजा हो चुकी है, इसका मतलब एक भुजा कम हो रही है, जब यहाँ पे 4 भुजा दे रखी है इसका मतलब क्या यहाँ पे 3 भुजा होगा, और 3 भुजा किसमें दे रखा है दोस्तों, तो इसमें है क्या नहीं, इसमें है क्या नहीं, इसमें है क्या नहीं, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं, यहाँ देखें आप 2 है, यहाँ पे 3 गो आ चुका है, यहाँ पे 2 है, तो अब कितना होगा 3 गो आएगा, ठीक है दोस्तों 3 जो आएगा ना, तो अंदर वाला जो होगा वो क्या होगा, ये घेरा होगा, यानी कि डार्क होगा, ठीक है क्या होगा डार्क होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डार्क कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला में डार्क है, बाकी इसमें डार्क नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसलिए डी क्या होगा हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। डस्टिन माइक का बेटा है, ठीक है, और बिल बॉब के बेटे का नाम है, तो बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है, तो डस्टिन का बिल से क्या संबंध है दोस्तों, पिता का भाई का बेटा हो जाएगा डस्टिन, तो बहुत ही सिंपल है ये भी सवाल आप सभी के लिए, तो पिता का भाई का बेटा हो जाएगा डस्टबिन। इन ऐप से कहा कि तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो, तो ऐप का इससे क्या संबंध, तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो, तो एक्स कितना ही सिंपल सवाल है ये, तो क्या होगा ये इसके पति हो जाएगा। रीता ने सीमा का परिचय कराया उसकी माँ के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में, तो सीता जो है रीता सीमा से किस प्रकार सम्मानित होगी, दोस्तों रीता जो है सीमा की क्या हो जाएगी, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे वो क्या होंगी बहन यहाँ पे हो जाएंगे। आगे सवाल कह रहा है कि ये आपका सीरीज है 65 से 90 हुआ, फिर ये आगे क्या होने जा रहा है, तो दोस्तों इसमें कितना अंतर है 25 का अंतर है, +25 हुआ, ठीक है, इसमें आप देखोगे +17 हुआ, इसमें क्या होगा +9 हुआ, इसमें क्या होगा +5 हुआ, अब इसमें क्या होगा +1 होगा, और 122 + 1 कितना होता है 121 + 1 कितना 122 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न वाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आ सकता है, तो 22 21 3 26 4 27 3 30 31, देखिए 22 4 26 4 30 4 कितना होगा 34 होगा, 34 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है।
अगला है कि यहाँ पे देखें दोस्तों आप लोग डी कितना होता है 4, यहाँ पे 8, एल 12, तो 4 4 बढ़ रहा है, तो 4 से 8 से 12 4 16 होगा, पी से शुरू होगा। पी कहाँ पे दोस्तों केवल एक में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। निम्नलिखित में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। तो दोस्तों आप भिन्न देखोगे कौन सा है, ये दोनों क्या है यहाँ पे डार्क में है, ये भी डार्क में है, ये भी डार्क में है, जबकि दोस्तों आकृति भी जो है ना यहाँ पे डार्क में नहीं है, एक डार्क में दूसरा डार्क में नहीं है, इसलिए क्या होगा ये अलग हो जाएगा। तो अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए प्रश्नाकृति श्रृंखला में अगली उत्तराकृति कौन सी आएगी। देखो ये दो को है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों क्या होगा, अंदर में आ चुका है, यहाँ पे ये दोनों है तो ये भी क्या होगा आपके पास अंदर में आ जाएगा। इस प्रकार आकृति बनेगी जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी कहाँ पे है, बी में ही दे रखा है। यहाँ पे कौन सा आकृति फिट बैठ जाएगी दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे इसको, तो यहाँ जो है ना ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति जो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे फिट जाके बैठ जाएगी। आप यहाँ पे देखिए कि 8+13 कितना, 8+13 8+5 इतना हो रहा है, 4+6 क्या होगा, देखिए 8+5 पहले 13 हुआ और फिर दोनों गुना कर दीजिए कितना हुआ 40 हुआ। आप उसी प्रकार देखेंगे 6 4 10 हुआ, अब फिर क्या करेंगे दोनों गुना कर दीजिए, 6 के 24 हुआ, यानी कि 1024 यहाँ पर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि विकल्प का चयन कीजिए और उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा हम नहीं बना सकते दोस्तों, ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है, किरण बना सकते हैं, बर्न बना सकते हैं, लेकिन अंथर जो है यहाँ पे ANTHER अंथर जो है नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप एच है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एच का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है ना, और 64 में क्या किया प्लस 6 जोड़ दिया, कितना हो गया 70। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, प्लस 4 जोड़ेंगे कितना हुआ 40 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ध्यानपूर्वक। यहाँ पे कह रहे हैं कि 7 42 है, 9 8 है, देखिए 7 6 के 42, 9 8 72, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 11 दही कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10 होगा, 11 दही 110 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यहाँ पे है 3 का इस ये रूप दे रखा है, तो एंटर में हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे तो टी का क्या मान होता है 20 होता है ना, ई का कितना 5, ई का 5, एन का 14, उसी प्रकार से ई कितना होगा 5 5 सभी में दे रखा है, एन कितना 14 5 14, इसमें है क्या नहीं, इसमें है क्या नहीं, इसमें है, इसमें है, और टी कितना 20, ठीक है, ई कितना 5, यहाँ पे 6 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो किसी तरह से अन्य विकल्प से भिन्न है। गुजरात है, अहमदाबाद है, सूरत है और राजकोट है। ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद, देखिए सूरत, राजकोट और अहमदाबाद, दोस्तों ये क्या है, गुजरात का एक मतलब कि शहर है, जिला है, जबकि दोस्तों आप देखेंगे गुजरात जो है एक राज्य है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे अलग हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे श्रृंखला दी गई है, आगे कौन संख्या आएगी, 26 29 33 38 है, तो आप देखेंगे 26 में कितना 29, 29 4 33, 33 5 38 और 38 से कितना होगा 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 का है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। रिवर है, बैंक है, सी क्या होगा, तो रिवर का किनारा क्या बोलते हैं, नदी के तट को क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं, उसी प्रकार से जो समुद्र होते हैं इसके तट को क्या बोलते हैं, शोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इसमें जो हुआ है ना, ये परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, तो सीधी लकीर खींचना बहुत ही कठिन है, ये शुद्ध वाक्य यहाँ पे दे रखा है, बाकी अन्य कथन गलत दे रखे हैं। निष्क्लुष का विकल्प विलोम शब्द क्या होगा, निष्क्लुष का दोस्तों विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे ये होगा कलुष हो जाएगा, क्या होगा कलुष जो है निष्क्लुष का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे वो क्या बोलते हैं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या बोलते हैं, कानीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कानीन के नाम से इन्हें जानते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि संरचना का पर्यायवाची क्या होगा, दोस्तों जो संरचना है इसका पर्यायवाची क्या होगा, बनावट या गठन होगा। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से एक है जहां सिक्कों का क्या हुआ दोस्तों, जहां सिक्कों का क्या हुआ था, सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जो घोंघा बसंत होता है इस मुहावरे का अर्थ होता है कि मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, एक ध्यान से दोस्तों इसे आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से और इसका सवाल का आंसर देंगे। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से सही शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये क्या होगा, साहित्य यहाँ पे इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, इसमें पहला वाला में। दोस्तों दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो दूसरा वाला आपके पास अमूल यहाँ पे हो जाएगा।
तीसरा दोस्तों क्या आपके पास हो जाएगा, तो एकता यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्जिनाइल, ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या होगा, कंपेटेबल यहाँ पे आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिनोनिम्स बताना है किसका, ग्लम का। ठीक है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे डिसमल यहाँ पे क्या है उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला सवाल है कि डिसहेबिलिटी का इसको एंटोनिम्स बताना है आप सभी लोगों को, तो इसका क्या होगा, ऑर्डर्ड यहाँ पे क्या होगा इसका एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा। फिर है वाइल, वाइल का क्या करना है आपको, एंटोनिम्स बताना है, तो वाइल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहे हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन, वन हु इज इजिली डिसीव्ड। इसका दोस्तों अर्थ क्या, मतलब कि आंसर क्या होगा, यह होगा गुलियबल। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास की in the following questions out of the given four alternatives select the alternatives which best express or the meaning of the idioms and phrases। ठीक है, तो क्या है कि cats whispers, इसका अर्थ दोस्तों क्या होगा, तो to be highly impressive हो जाएगा। select the most appropriate meaning of the given idioms, rule the roast rule the roast, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो to make all the decisions। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि यहाँ पे एरर चूज करना है। आई रिमेंबर ए फ्रेंड टू बी बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ए फ्रेंड टू मी, इसका जहाँ पे एरर हो जाएगा इस पार्ट में। फिर से कन्फ्रिहेंशन है, आप इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सवाल का आंसर देंगे, तो आपके पास आंसर 79 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और 80 का दोस्तों क्या हो जाएगा पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो इंग्लिश का भी कवर कर दिया। अब जो कुछ बचे हुए प्रश्न हैं जो कंप्यूटर के हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि CMOS का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, CMOS जो है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो कंट्रोल यूनिट होता है ना, यही क्या होता है, केंद्रीय नाड़ी तंत्र के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था, तो दोस्तों जो सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस है इसका जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो आप तो ध्यान रखेंगे ये डगलस एंटलबर्ट के द्वारा इसकी खोज किया गया था। जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो मॉनिटर पर डिफॉल्ट स्क्रीन क्या कहलाती है, तो दोस्तों वो कहलाती है कौन सी, डेस्कटॉप कहलाती है। पहला सवाल है आपके पास की यहाँ पे सही या गलत की पहचान करना है आप सभी को, तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप देख लेते हैं। यहाँ पे एस टी रैम को सिंक्रोनस DRAM के रूप में जाना जाता है और यह सामान्य DRAM से अधिक तेज होती है। पहला दोस्तों यहाँ पे सही दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे SRAM DRAM से अधिक तेज होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ये गलत दे रखी है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा क्या यहाँ पे गलत दे रखा है। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से हम किस नाम से जानते हैं, दोस्तों जो फ्लैश ड्राइव होती है ना उसको हम लोग लोकप्रिय रूप से क्या किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो फ्लैश ड्राइव होती है इसे हम लोकप्रिय रूप से क्या कहते हैं, तो पेन ड्राइव कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य होता है, तो दोस्तों वो कौन सा होता है, प्रचलन तंत्र जो है वो क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जिसमें अनेक प्रयोगात्मक एक ही समय पर प्रोग्राम चला सकते हैं उसे क्या कहते हैं, दोस्तों उसे बोलते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग सिस्टम कहते हैं। मीराकास्ट क्या है, दोस्तों मीराकास्ट जो है ना ये क्या होता है, तो मीराकास्ट होता है वायरलेस सामग्री स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी क्या बोलते हैं, मीराकास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरण दशा विवरण इनमें से इसमें निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है, तो वो कौन सी होती है, एल्गोरिदम होती है। कोडांतरक असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, तो दोस्तों ये क्या होता है, कोडांतरण से मशीन तक क्या होता है, रूपांतरण होते हैं। दशमलव डेसिमल 2 का ग्रेड कोड कितना होता है, तो दोस्तों इसका ग्रेड कोड जो होता है वो 0011 होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि MS वर्ड 7 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए, और विचार करने के बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कौन से कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं उसको चूज करना है। ठीक है, यही ना, चलिए हम लोग देख लेते हैं ध्यान से, यहाँ पे क्या देख लेते हैं कौन से सही है। तो पहला दोस्तों कह रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला चयनित फॉन्ट को +1 बढ़ाता है, दोस्तों ये पहला कथन सही दे रखे हैं। आगे हमारे पास है कंट्रोल प्लस डेल कर्सर के दाईं ओर से शब्दों को मिटाता है, ये भी सही है। ठीक है, डिलीट है यहाँ पे, डेल मतलब कंट्रोल प्लस ई रेखा था चयनित शब्दों टेक्स्ट को स्क्रीन के केंद्र पर संरेखित करता है, ये भी सही है। यानी आप देखेंगे तो कथन 1 और 2 3 यानी तीनों कथन यहाँ पे सही दे रखा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही जवाब हो जाएगा।
एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? शीट 1 होता है। एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति में जब स्लाइड में कोई वीडियो डाला जाता है तो निम्न में से कौन-सा विकल्प प्लेबैक के लिए उपलब्ध नहीं होता है? तो दोस्तों कौन-सा विकल्प प्लेबैक को उपलब्ध नहीं होता है? तो होता है और अरेंज ऑल जो है ना ये प्लेबैक के लिए उपलब्ध नहीं होता है। वेब ब्राउज़र में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री हाल ही की हिस्ट्री साफ करें विकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं यानी कि असत्य दे रखे हैं? तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर रिसेंट हिस्ट्री हाल ही की हिस्ट्री साफ करें कार्रवाई को पूर्ववत किया जा सकता है, ये कथन गलत है, ठीक है? बाकी अंश कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट कौन-सा होता है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट होता है, वो कौन-सा होता है दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये 110 होता है, ठीक है? वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउज़िंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है और इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग स्पाईवेयर कहते हैं, ठीक है? और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा एक वायरस क्या होता है? तो ये सभी इस सवाल का आंसर कमेंट आप लोग देंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है? देखते हैं कितने लोग को पता है इसका आंसर। यदि आपको दोस्तों पता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बाकी दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगता है? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप लोग देखेंगे अभी तो लगभग 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।